हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएन का वर्ल्ड में। चलिए पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं पॉलिटी का 8वां पार्ट। इस वीडियो में हम संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं इन पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान आप इन सभी आर्टिकल्स को देखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किसका उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 324 वित्त आयोग का, अनुसूचित जाति से संबंधित आयोग का, निर्वाचन आयोग का या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। इनमें जितने भी अनुच्छेद हैं ये बार बार आते हैं, तो शुरुआत में कवर पेज पे जो आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं ना, वो आप रट लिया करें, एकदम याद हो जाने चाहिए। तो फिलहाल अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। ये एक 3 सदस्यीय संस्था है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की अर्हता का वर्णन किया गया है। अर्हता मतलब योग्यता। और अगला, निर्वाचन आयुक्तों की दूसरी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला, ये एक 3 सदस्यीय संस्था है, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं अर्थात सीईसी। इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो कुल मिला के 3 सदस्यीय संस्था हो गई, 2 और 1। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये गलत है, 5 वर्ष का नहीं होता है बल्कि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ 6 होना चाहिए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की अर्हता का वर्णन किया गया है, ये भी गलत है। निर्वाचन आयुक्तों की दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है, ये भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 3 सदस्यीय आयोग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय का मतलब है वह संस्था जिसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में बखूबी किया गया है। तो इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो देखो, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में किया गया है। तो ये एक संवैधानिक आयोग हुआ। वित्त आयोग ये बहुचर्चित है, बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये भी एक संवैधानिक संस्था हुई। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी है, उसका वर्णन मूल संविधान में नहीं था, अर्थात जो संविधान लागू हुआ था उसमें नहीं था। बाद में एक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 350 खा जोड़ा गया, खा अर्थात बी, 350 बी जोड़ा गया, उसमें इसका जिक्र किया गया। तो ये भी एक संवैधानिक निकाय हो गया। रही बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, इसका वर्णन संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं है, तो इसीलिए एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ ये जानबूझ के लिखा है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ लेते हैं, पीसीएस में पूछ लिया गया था। जबकि इसका अर्थ है किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग से, कि कोई राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो संघ लोक सेवा आयोग होता है अर्थात यूपीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है अर्थात एसपीएससी होते हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। लेकिन इन दोनों निकायों के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। केवी के सुंदरम, सुकुमार सेन, पतंजलि शास्त्री या एसपी सेन वर्मा। ये सबको पता होगा, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 1950 में बने थे, ये डेट नहीं पूछेगा, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे ही। 1950 से 1958 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ बात राज्य मानव अधिकार आयोग की जा रही है, और राज्य मानव अधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एनसीबी शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बात की जा रही है राज्य के मानव अधिकार आयोग की, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ऑब्वियसली राज्यपाल करेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और राज्यपाल ऐसे ही नियुक्ति नहीं कर देता अपने मन से, एक समिति की सलाह से करता है। और उस समिति में कौन कौन होगा? सीएम होता है अर्थात चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा राज्य का गृह मंत्री, स्टेट का होम मिनिस्टर। इसके अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, और विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये 4 लोग होते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप याद कर लेंगे। अगला है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग कब अस्तित्व में आया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 1990, 1987, 2003 या 2004। इसकी एक कहानी है, वो शॉर्ट में बता रहा हूं, आप याद रख लेना इसको, कि संविधान के अनुच्छेद 338 में एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए एक विशेष अधिकारी की बात की गई थी। विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर, ऐसो लिख दे रहा हूं, स्पेशल ऑफिसर की बात की गई थी। बाद में होता क्या है, 1978 में एक गैर संविधिक आयोग बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे 1990 में एक संशोधन होता है। उस संशोधन में विशेष अधिकारी के स्थान पर उस आयोग को रख दिया जाता है। फिर 2003 में मुख्य रूप से संशोधन होता है। ये 89वां संशोधन था, 89th अमेंडमेंट। इस संशोधन में इस आयोग के 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक कहलाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक कहलाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था, ये अनुच्छेद 338 में ही रहता है, और इसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया जाता है 338 ए अर्थात 338 का। तो फाइनली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 2004 में अस्तित्व में आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2004। 2003 में संशोधन होता है, लेकिन 2004 में अस्तित्व में आया। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए इन दोनों में से। या 6 वर्ष हो जाए नियुक्ति को, या फिर अध्यक्ष की आयु 62 वर्ष हो जाए। अगर पूछ ले यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की एज तक। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? दोनों सदनों के द्वारा, मंत्रियों की केंद्रीय परिषद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या ए और सी संयुक्त रूप से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी संयुक्त रूप से, अर्थात दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होता है, फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति हटाते हैं। इनको उसी रीति से हटाया जाता है जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाएगा, या फिर जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाया जाता है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना है। इसके सदस्यों की पुनः नियुक्ति संभव है। तो गलत कथन बताना है। बता चुके हैं अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला है इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। 5 नहीं बल्कि 4 होते हैं। कुल 5 सदस्यीय निकाय होता है, सी सही हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन, करों अर्थात टैक्स, टैक्स का विभाजन करना, तो ये भी सही हो जाएगा। और इसके सदस्यों की पुनः नियुक्ति संभव है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अर्थ आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। या 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर पूछ ले कैग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 148 अर्थात 148। नियुक्ति कौन करता है, अगर ये पूछ ले तो क्या लगाएंगे आप? भारत के जितने भी सर्वोच्च पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? वो भी राष्ट्रपति हटाएगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 प्रावधान करता है किसका? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, वित्त आयोग का, भारत के महान्यायवादी का, या राज्य के महाधिवक्ता का। तो ये बता चुके हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग ये भी बता चुके हैं, अनुच्छेद 280 में है। भारत के महान्यायवादी, इसका संबंध अनुच्छेद 76 से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा एक राज्य का महाधिवक्ता होता है, जैसे महान्यायवादी केंद्र में होता है सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, ऐसे ही राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। उसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई है।
तो ये जितने भी अनुच्छेद मैं बता रहा हूं ना वो बिल्कुल रट लेना है, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना है साथ में। अगला है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। संविधान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। वह निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता। बिना सरकार की अनुमति के वह आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। महान्यायवादी के संदर्भ में अर्थात जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है, बताना है कौन सा कथन इनके बारे में सही है। तो देखिए, पहला जो कथन है कि संविधान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है, ये गलत है। संविधान में इसका कार्यकाल तय किया ही नहीं गया है। कैसे हटाया जाएगा ये भी नहीं तय किया गया है, और कितना पारिश्रमिक मिलेगा अर्थात वेतन कितना मिलेगा ये भी तय नहीं किया गया। ये सब किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? राष्ट्रपति के ऊपर। तो कार्यकाल फिक्स नहीं है। दूसरा है, इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये भी गलत हो जाएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, वह निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता। ये भी गलत है। अटॉर्नी जनरल या फिर भारत का महान्यायवादी कोई सरकारी कर्मी नहीं होता, अर्थात वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए वो निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है। निजी ध्यान रखना है, निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है। दूसरा, बिना सरकार की अनुमति के वह आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। ये सही है। अगर किसी भी आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का बचाव करना है उसे, तो पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो वो नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सीएजी। तो कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 148, 149, 150 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 149। 148 ये प्रावधान करता है कि भारत में सीएजी होगा। 149 में उनकी शक्तियां और कर्तव्य दिए गए हैं। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है, अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीवीसी। 100वें संविधान संशोधन से, 101वें संविधान संशोधन से, 102वें से या फिर 103वें से? हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत पहले से है अस्तित्व में, लेकिन संवैधानिक नहीं था, गैर संवैधानिक निकाय था। बाद में 2008 में एक संवैधानिक संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये एक्चुअली हुआ था 2015 में, और इंडिया और बांग्लादेश इनके बीच में सीमाओं का निर्धारण किया गया था, अर्थात कुछ भूभागों का आदान प्रदान हुआ था। ये ध्यान रखना है। 101वां संविधान संशोधन ये 2016 में हुआ है, बहुचर्चित है, जीएसटी से संबंधित है। इसके अलावा 103वां ये तो लेटेस्ट है, बहुत चर्चा में रहता है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस अर्थात जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वो 103वां संविधान संशोधन है। अगला है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2014 को किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक संवैधानिक निकाय है, या फिर इसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। पहले कथन की बात करें तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 1 जनवरी 2014 को नहीं किया गया था, बल्कि 1 जनवरी 2015 को। 2014 में तो इसका प्रपोजल आया था, अर्थात घोषणा की थी। बाद में 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया और योजना आयोग के स्थान पे किया गया है, ये ध्यान रखना है। ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। ये वर्ड आप ध्यान रख लीजिए, सहकारी संघवाद, अर्थात राज्यों को भी नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बनाना। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग, और इसके पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होते, बल्कि कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, नीति आयोग का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ध्यान रहना चाहिए, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा पूरा नाम क्या है नीति आयोग का। नीति आयोग को इंग्लिश में लिखते हैं NITI, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। NITI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टैलेंट इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC।
के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है इनमें से? ऑप्शन पढ़ के बताएं कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगर ये पूछ ले कि इसमें कितने सदस्य होते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और शेष 5 अन्य सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक? तो एक गैर संवैधानिक संस्था है अर्थात नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल के पश्चात किसी सरकारी पद के योग्य नहीं होते। इसका स्वरूप सलाहकारी है। सलाहकारी अर्थात इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती कि उन्हें मानना ही मानना है, बल्कि उन पर विचार किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ये गलत है, होते हैं, पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है तो वह केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी पद के योग्य नहीं रहते, अन्य किसी सरकारी पद के योग्य नहीं रहेंगे, जबकि इनकी इसी आयोग में पुनः नियुक्ति हो सकती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था, ये सही है। और ये तो हम बता ही चुके हैं कि सरकारी पद के योग्य नहीं रहते। इसका स्वरूप सलाहकारी, ये भी सही है। तो गलत कथन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सीबीआई अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? संथानम आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग या विजय केलकर समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथानम आयोग। संथानम आयोग 1962 में गठित हुआ था और इन्होंने सिफारिश की थी कि एक केंद्रीय अन्वेषण आयोग अर्थात सीबीआई की स्थापना की जाए। बाद में गृह मंत्रालय ने एक संकल्प द्वारा सीबीआई की स्थापना की 1963 में। तो ये कब आया था? 1963 में। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा। तो ये पूछ लें तो आप ध्यान रखेंगे, गृह मंत्रालय के संकल्प से आया था, ना कि किसी संविधान संशोधन से या फिर कोई अधिनियम से। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों का उपबंध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 51 या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अनुच्छेद 19 में भी इसका जिक्र है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 343 बी इसमें भी जिक्र है। सहकारी समितियों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे बाद में जोड़ा गया। एक संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, 97वां अर्थात 97th अमेंडमेंट। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके द्वारा संविधान में 3 जगह संशोधन किए गए थे। एक तो मूल अधिकार में हो ही गया, ये वाला फंडामेंटल राइट में। दूसरा डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें संशोधन हुआ और 43 भी जोड़ दिया गया। अच्छा, ये जो 19 है, अनुच्छेद 19 नहीं जोड़ा गया था, 19 पहले से ही था। 19 में एक पार्ट बनाया गया, 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है ना, उनमें एक ये भी है कि सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता है नागरिकों द्वारा। और तीसरा प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़कर, भाग 9। और जो भाग 9 बी था, सॉरी 9 बी, तो भाग 9 बी जो था उसमें उसका मुख्य टाइटल ही यही है, सहकारी समितियां। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 400, अनुच्छेद 350 या फिर अनुच्छेद 300? तो ये आसान और सरल क्वेश्चन है, आप आराम से लगा सकते हैं। संघ की राजभाषा, ये ध्यान रखना है, संघ की राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 343 में किया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा या भारतीय वन सेवा? अखिल भारतीय सेवा का मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, आईएएस, ये तो है ही। भारतीय पुलिस सेवा इसे क्या कहते हैं? आईपीएस, ये भी है। भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा ये नहीं है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इसके अलावा भारतीय वन सेवा है, इसे आईएफएस कहते हैं। आईपीएस, आईएएस और आईएफएस ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद अर्थात जोनल काउंसिल कौन करता है इसकी अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति? क्षेत्रीय परिषदों के बारे में एक दो तथ्य आप ऐसे बता दे रहा हूं, आप ध्यान रख लेंगे कि इनकी स्थापना मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि बाद में एक संविधान संशोधन होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का नाम सुना होगा आपने। पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? ये 1956 में। उसके तहत जोनल काउंसिल अर्थात क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई और पूरे देश को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा। ये अलग अलग है, 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा। एक था न्यू दिल्ली
और ईस्ट में था कोलकाता में। इसके अलावा साउथ में चेन्नई में, इसके मुख्यालय जो है वो। इसके अलावा वेस्ट में मुंबई में, और सेंटर में बनाया गया इलाहाबाद में। तो ये 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया, और इसकी अध्यक्षता करने का कार्यभार सौंपा गया केंद्रीय गृह मंत्री को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब आप जानते ही हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र तथा राज्यों के मध्य सहयोग के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है? सीधा सा मतलब ये पूछा है कि अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है ये बताना है, 262, 263, 365 या 343। तो जहां तक बात है अनुच्छेद 262 की, ये अंतरराज्यीय जल विवाद से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं। अंतरराज्यीय जल विवाद, संसद कानून बनाकर जल बंटवारे से संबंधित न्याय निर्णय कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 263 ये अंतरराज्यीय परिषद की बात करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 263 कहता है कि राज्यों और केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय में, अर्थात राज्यों के बीच आपस में समन्वय भी होना चाहिए और केंद्र राज्यों के मध्य भी समन्वय होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा। अगर पूछ ले गठन कब किया गया था अंतरराज्यीय परिषद का, तो वो हो जाएगा 1990 में बीपी सिंह की सरकार में। ये पूछ सकता है कि किसकी सरकार में किया गया था, तो आपको ध्यान रहना चाहिए बीपी सिंह की सरकार में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो ध्यान होना चाहिए, अध्यक्ष कौन होते हैं बता चुके हैं शायद, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके। अगला है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? वित्त आयोग, संथानम आयोग, सरकारी आयोग या फिर राजमन्नार आयोग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। पिछली वीडियोस में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग को लेकर है। तो सरकारी आयोग के सुझाव पर 1990 में बीपी सिंह की सरकार में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? 4, 5, 6 या 7? 5 क्षेत्रीय परिषदों की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और एक सेंटर में। वो कौन कौन सी थी ये पता ही है आपको, और एक नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक क्षेत्रीय परिषद है। तो कुल मिला के 6 हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6। अगला है, कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और चूंकि केंद्रीय होता है तो इसमें सी जुड़ जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इसको कैट कहते हैं, कैट। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है उससे? 323 ए, 323 बी, 223 या 233? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 323 ए। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मूल संविधान में अधिकरण थे या नहीं थे। तो अधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं इन्हें, ट्रिब्यूनल्स मूल संविधान में नहीं थे, तो ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं। बाद में 42वां संविधान संशोधन से इनको जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट से। अनुच्छेद 323 बी में अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण की बात की गई। अन्य मामले अर्थात कर संबंधी अधिकरण, विदेशी मुद्रा या आयात निर्यात से संबंधित अधिकरण हो गए, या भूमि सुधार से संबंधित अधिकरण हो गए, या फिर अन्य और भी होते हैं उनसे संबंधित। तो 2 अनुच्छेद आप याद रखेंगे, ये 323 ए और 323 बी, ये अधिकरण से संबंधित हैं। अगला है और आखिरी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस पद्धति से हुई है? संविधान संशोधन से, मंत्रिमंडल के निर्णय से, संसद द्वारा पारित अधिनियम से, या राष्ट्रपति के आदेश से? इनमें 2 शायद आपको एक तरह लग रहे हो, संविधान संशोधन से और संसद द्वारा पारित अधिनियम से, दोनों में पर्याप्त अंतर है। संविधान संशोधन के द्वारा कोई चीज गठित होती है तो वो संवैधानिक संस्था बन जाती है, उसका जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद में किया जाता है, तो इसके द्वारा जो निकाय बनता है वो संवैधानिक होता है। इसके द्वारा जो निकाय बनता है वो संवैधानिक भी नहीं होता है, गैर संवैधानिक होता है, और सांविधिक भी नहीं होता, गैर संवैधानिक होता है। इसके अलावा संसद द्वारा पारित अधिनियम से जो संस्था बनती है वो गैर संवैधानिक तो होता ही है, लेकिन साथ में सांविधिक होता है, सांविधिक। और राष्ट्रपति के आदेश से जो बनता है वो भी गैर संवैधानिक होता है और गैर सांविधिक होता है। तो फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था उससे हुई थी। इस अधिनियम का नाम ही था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो 1990 में ये अधिनियम पारित हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। लेकिन अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो होगी 1992 में, अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में अस्तित्व में आया था। तो फिलहाल इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे।
इसके अलावा अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।